जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल जो विधानसभा में हंगामा करके अपनी ताकत दिखा रहे थे, जो विपक्ष के नेता का और डिप्टी स्पीकर का पद मांगकर बीजेपी और महायुति को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी अघाड़ी में ऑपरेशन लोटस से हड़कंप मचा हुआ है। अघाड़ी के वही दल अब अपने नेताओं को बचाने में, फोन मिलाने में, बैठकें करने में लगे हैं, क्योंकि अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अब आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया है। अब ये तय कर लिया है कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। परंपराओं के नाम पर, विपक्ष के नाम पर, विपक्ष के साथ संबंधों के नाम पर अब जो है इनकी इस मनमानियों को और इनके नखरों को सहा नहीं जाएगा। ये बीजेपी ने तय कर लिया है और ये बात केंद्रीय नेतृत्व से फडणवीस को कह दी गई है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में पहले तो अजीत पवार भी शामिल थे, वो भी अमित शाह से मिले और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। लेकिन बाद में फडणवीस की अलग से अमित शाह से भी मुलाकात हुई, उनकी जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और फडणवीस को एक मैसेज दे दिया गया है, जहां पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर मैसेज दिया गया और उसके बाद विपक्ष को लेकर मैसेज दिया गया। जो इस बैठक से निकल कर आया उसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर ये साफ कहा गया कि बीजेपी बैकफुट पर नहीं रहेगी। चाहे एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब किसी भी तरह के अपने गुस्सा, नाराजगी दिखा रहे हैं, वो अब भी मीटिंग में नहीं आए। मीटिंग में उनको आना था, अमित शाह से मिलना था, वो कैबिनेट के वो मंत्री पद को लेकर, मंत्रालयों को लेकर वो कुछ उनकी अपनी मांग है, वो कुछ डिपार्टमेंट चाहते हैं जो बीजेपी भी अपने पास चाहती है। वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी बंटवारा चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे थोड़ा अलग रूप दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, एकनाथ शिंदे को मनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटेगी, बैकफुट पर नहीं आएगी और ये जो रुख अपनाया था मुख्यमंत्री के मामले में, वही रुख आगे भी चलता रहेगा और कैबिनेट का विस्तार उसी तरह से होगा। वही कैबिनेट विस्तार के अलावा बैठक में विपक्ष की मांगों को लेकर भी चर्चा हुई और विपक्ष से जो सांसद और विधायक संपर्क कर रहे हैं महायुति को, उसको लेकर भी बातचीत हुई। जहां तक बात है विपक्ष के नेता और डिप्टी स्पीकर के पद की, तो उस पर भी अब ये मनाही हो गई है कि भले ही ये लोग कितनी भी मांग करें, अब विपक्ष के नेता का पद या डिप्टी स्पीकर का पद इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो नियम कहता है, नियम तो यही कहता है कि कुल पद जितने होंगे उसका 10% होना जरूरी है किसी भी विपक्षी पार्टी के पास, लेकिन किसी के पास भी नहीं है। 20 सीटें हैं उद्धव ठाकरे के पास, 16 है कांग्रेस के पास और 10 है शरद पवार के पास। तो कोई भी इस आंकड़े को पूरा नहीं करता है और ऐसे में इनको परंपराओं का पालन करते हुए जो ये कहते हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास 220 सीटें थी, फिर भी हमने जो है विपक्ष का नेता बनाया, तो उन परंपराओं का अब हवाला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परंपराएं इन्होंने तोड़ी है। ये नहीं आए थे शपथ ग्रहण में देवेंद्र फडणवीस के, जबकि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में गए थे। एक तरह से जब उद्धव ठाकरे ने छुरा घोंपा था पीठ में और धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाराष्ट्र की उन अच्छी परंपराओं को निभाया जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, नेताओं के बीच में दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता नहीं होती। वो गए थे, लेकिन ना तो उद्धव ठाकरे आए, ना नाना पटोले आए, ना ही कांग्रेस से कोई बड़ा नेता आया और ना ही शरद पवार पहुंचे, ना ही उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को भेजा और संजय राउत जो कि सब जगह घूमते फिरते हैं, डबल एजेंट बनते हैं, वो भी नहीं आए। तो कोई भी नेता उस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ और इन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया जो आपसी सहयोग की, पारस्परिक मेल मिलाप की परंपरा थी कि ठीक है चुनाव में लड़ेंगे, मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन ऐसे एक दूसरे के साथ एक पार्टी के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर दुश्मनी नहीं निभाई जाएगी। लेकिन इन्होंने किया और इतना ही नहीं किया, इन्होंने विधानसभा सत्र में पहले ही दिन बॉयकॉट किया। जब शपथ लेनी थी, आपको शपथ लेनी ही है, लेकिन फिर भी आप वही ईवीएम का राग अलाप रहे हो और अलाप भी रहे हो राग, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप विधानसभा को तो इसके लिए निशाना ना बनाया। विधानसभा सत्र में आप जो है शपथ लेते, जो एक परंपरा है कि शपथ ली जाएगी, सभी विधायक लेंगे, उसके बाद आपको जब सत्र शुरू होगा, चर्चाएं शुरू होंगी, तो उसमें एक विरोध आप कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने पहले ही दिन से टारगेट किया, पहले ही दिन से बॉयकॉट किया और उसके बाद जब आपने अपनी मजबूरी में, क्योंकि आपको शपथ तो लेनी ही थी, आपके विधायक भी चाहते थे कि वो शपथ लें उसी दिन, तो आप अगले दिन जब पहुंच गए तो उसके बाद आप दबाव डालने लगे कि विपक्ष के नेता का पद चाहिए, कि आपको जो डिप्टी स्पीकर आपका चाहिए, और यहाँ तक कि स्पीकर जो राहुल नार्वेकर जब स्पीकर चुने गए तो आदित्य ठाकरे वहां से निकल गए, उन्होंने सम्मान तक नहीं किया राहुल नार्वेकर का। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया था और फैसला भी क्या दिया था राहुल नार्वेकर ने,
आपकी पार्टी के 40 विधायक आपको छोड़कर गए थे। एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? और आप क्या कह रहे थे कि 15 विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हो, जिसमें कि एकनाथ शिंदे भी थे, बाकियों पर क्यों ना हो? क्योंकि आप चाहते थे कि 15 को डराएं तो बचे हुए जो है वापस आ जाएं इनके पास, और इनकी पार्टी जो है फिर से वही, इनको पूरी तरह से शिवसेना का सर्वे सर्वा बना दिया जाए। लेकिन ये आपके गलत तरीके के निर्णयों को आप जो चाहते हैं वही तो नहीं होगा। राहुल नार्वेकर ने एक जो फैसला दिया था वो बड़ा डिटेल में फैसला दिया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, और तब से जो है उद्धव ठाकरे चिड़े हुए हैं, आदित्य ठाकरे चिड़े हुए हैं, और उन्होंने स्पीकर का सम्मान तक नहीं किया। और रही बात, आपने स्पीकर के सामने कोई नहीं उतारा क्योंकि आपके पास उतनी सीटें ही नहीं है कि आप जो है अपना स्पीकर वहां जिता सके और उसके लिए वोट इकट्ठा कर सके, इसलिए आप पीछे हट गए। एक बार और बेइज्जती क्या करानी है? और आपने तो जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने रुख अपनाया है और ये लड़ाई करके चल रहे हैं, तो बीजेपी ने तय कर लिया है कि कोई विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ये सहयोग करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी अब कोई अपनी तरफ से नरमी नहीं दिखाई जाएगी, ये फैसला अब दे दिया गया है। और दूसरी बात, इसके अलावा जो वहां चर्चा हुई वो है जो विपक्ष से जो सांसद और विधायक आना चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी संपर्क किया जा रहा है, बीजेपी को भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी का ये कहना है कि अब एकनाथ शिंदे के, ठीक है, जो डायरेक्ट जाना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी में आना चाहता है तो अब ये नहीं होगा, वो डायरेक्ट संपर्क करे। और इसीलिए एक दिन पहले जो है प्रवीण दरेकर है, जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने बताया था कि शरद पवार के सांसद अब बीजेपी में आना चाहते हैं, सीधे सीधे बीजेपी में आना चाहते हैं। महायुति का हिस्सा बनना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो सांसद हैं तो वो एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और बीजेपी की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। उन्हें लगता है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में इससे ज्यादा विकास होगा और उनका राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो इसीलिए बीजेपी ने अब ये फैसला लिया है, पार्टी का अंदरूनी फैसला है कि इसके लिए अब किसी के जरिए नहीं जाया जाएगा, बल्कि अगर जरूरत होगी तो डायरेक्ट शामिल किया जाएगा। लेकिन जो लगता है कि पार्टी के लिए जो व्यक्ति जो है उपयोगी हो सकता है उसको पार्टी में शामिल किया जाएगा। और अब इस बात के लिए पार्टी नहीं सोचेगी कि ये तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है कि या फिर किसी तरह की बदनामी होगी, जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि बीजेपी को पहले लोकसभा चुनाव के बाद इस बात के लिए टारगेट किया गया कि शिवसेना को तुड़वाया और यहाँ से एनसीपी को तुड़वाया, तो बीजेपी की छवि खराब हुई है, लोगों के बीच जो है नकारात्मक जो है छवि बनी है, तो इससे जो है लोकसभा में नुकसान हुआ बीजेपी को। एक तरह से बीजेपी पर तोड़फोड़ करने वाली पार्टी का आरोप लगाया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये बात साबित हो गई है कि इससे बीजेपी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं, 40 विधायक लेकर आए हैं। वो बीजेपी के साथ शामिल हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, गठबंधन बाद में भी हो सकता था, ये एक अलग बात थी, लेकिन वो अपनी पार्टी अलग खड़ी कर सकते थे क्योंकि 40 विधायक उनके साथ थे। उसी तरह से अजीत पवार के साथ है कि वो तो पहले भी अलग होने की कोशिश कर चुके हैं शरद पवार से, और इसमें जब बीजेपी नहीं भी थी सत्ता में, वो राज्य सरकार नहीं बना सके, तब भी उन्होंने अलग होने की कोशिश की थी, और अब भी वो अलग हुए। जब उनको सही मौका दिखा तो वो शरद पवार से अलग हो गए। वैसे भी अजीत पवार और शरद पवार के बीच पावर का टसल कोई छुपा नहीं है। शरद पवार अपनी बेटी को पार्टी सौंपना चाहते हैं और अजीत पवार चाहते हैं कि कमान उनके हाथ में हो। तो ये लड़ाई पहले की ही है और इसका बीजेपी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा। और जिस तरह से इस वक्त अघाड़ी का रुख है कि वो जिस तरह से जो है आमने सामने की लड़ाई पर उतर आई है, अब बीजेपी ने भी तय किया है कि अब ये छवि के बारे में नहीं सोचा जाएगा, और अगर ये लोग जिस तरह से महायुति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर अघाड़ी में तोड़फोड़ होती है तो उससे बीजेपी पीछे नहीं हटेगी और ऑपरेशन लोटस जो है वो चालू रहेगा। और इसके बाद से अब देखिए, अब अघाड़ी में खलबली तो मची है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपने नेताओं की बैठकें ले रहे हैं। मातोश्री में आजकल काफी बैठकें हो रही हैं, अभी कॉर्पोरेटर्स की बैठक हुई थी, विधायकों सांसदों की हो चुकी है, क्योंकि सबको जो है मनाना है, साथ रखना है। यहाँ शपथ दिलाई जा रही है, दरगाह तक पर शपथ दिलाई गई थी, क्योंकि डर लग रहा है कि अब कहीं अपने विधायक सांसद जो है वो चले ना जाएं। वहीं जो है शरद पवार बेचैन है। अब अजीत पवार उनसे मिलने गए, उनको उनके जन्मदिन की बधाई देने गए, लेकिन देखिए जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अब कोई वो गर्मजोशी नहीं थी, वो एक मुस्कुराहट थी जो अजीत पवार के चेहरे पर थी कि अब जो है, अब आप हो गए हैं 84 साल के, अगले चुनाव में आप हो जाएंगे 89 साल के, तो अब आपकी पार्टी के लिए यहाँ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो ये
अब एक औपचारिकता निभाई थी, क्योंकि परिवार है और ये अच्छी बात भी है, परंपराएं औपचारिकता निभानी चाहिए। लेकिन शरद पवार, अजीत पवार को देखकर उन्हें अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य की चिंता जरूर हो गई, क्योंकि जो 10 विधायक उनके पास हैं और जो 8 सांसद हैं, अब वो भी उनके पास अगले जन्मदिन तक रहे ना रहे ये भी उनको नहीं पता है। तो देखिए, इन सब में अभी हड़कंप मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस हड़कंप के बीच ये आपस में भी लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर इन लोगों के बीच भी झगड़ा चल रहा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो है दावा ठोक रहे हैं। आदित्य ठाकरे नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल गांधी की तरह कूदफान करना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो हमारे नाम के पीछे नेता प्रतिपक्ष रहे। जैसे कि राहुल गांधी अगर वो यहाँ संभल भी जा रहे हैं, हाथरस भी जा रहे हैं, तो बार बार कहते हैं मैं एलओपी के तौर पर जा रहा हूँ, एलओपी के तौर पर जा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंडी ब्लॉक का नेता मैं हूँ, भले ही उन्हें कोई मान नहीं रहा है। इसी तरह से आदित्य ठाकरे दिखाने की कोशिश करेंगे। आजकल वैसे भी वो राहुल गांधी से ही आइडिया चुरा रहे हैं, उन्हीं के स्तर के आइडिया अपना रहे हैं वो। और वहां से जो है कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। नाना पटोले ने भी दावा किया है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर हमेशा नरम दिल रही है, हमेशा खुला दिल दिखाया है, तो अब भी दिखाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं वो मांग रहे हैं अपने लिए नेता प्रतिपक्ष का पद। तो एक अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, इनके बीच पावर टसल अपना चल रहा है। घड़ी में आदित्य ठाकरे किसी तरह से इन सबके नेता बनना चाहते हैं, 20 सीटें लाकर अपने आप को विजेता समझ रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अब उनके पिता लाख कोशिश करके भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए, तो आदित्य ठाकरे अब सोच रहे हैं कि किसी तरह मैं जो है नेता प्रतिपक्ष तो बन जाऊं, लेकिन ये इनकी आपसी लड़ाई तो चलती रहेगी। पर बीजेपी इनमें से किसी को भी अब नेता प्रतिपक्ष या डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देने वाली है। और इसके बाद इनके लिए अब एकमात्र आगे के चुनाव तो छोड़ दीजिए, फिलहाल इनके लिए अघाड़ी के लिए सबसे बड़ा इनके लिए मकसद बन गया है कि अपनी पार्टी को एकजुट रखना, जो बचे कुचे विधायक इनको मिले हैं उनको महायुति में जाने से रोकना, क्योंकि हालत खराब है और इनके नेता इन्हें छोड़ना चाहते हैं। महायुति ने लेना चाहे या ना चाहे वो तो अलग बात है, लेकिन इनके विधायक अब इनके साथ रहकर, इनके नेता कार्यकर्ता इनके साथ रहकर अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, खासतौर से यूबीटी के नेता, और वो अपनी समान विचारधारा की पार्टी के साथ ही अब जुड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।